हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी बहुत बढ़िया भी होंगे। तो आप अपने लक्ष्य के लिए अनवरत रूप से पढ़ रहे हैं। सबका लक्ष्य है कि हमें स्कूल लेक्चरर बनना है, किसी का लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, किसी का लक्ष्य है सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बनना है। तो जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आप बहुत ही सजगता के साथ में तैयारी को कर रहे हैं। और वास्तव में सजगता के साथ में तैयारी को किया जाए, एक सही दिशा और दशा के साथ में अगर तैयारी को किया जाता है तो वह तैयारी निश्चित फल को देने वाली होती है। हम पिछली क्लास की बात करें, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वह संज्ञा प्रकरण, जो कि टेस्ट हमारा इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका संज्ञा प्रकरण के जो 1 से 50 क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आगे 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन जो है वह हम आज की क्लास में देखेंगे। एक संज्ञा प्रकरण बहुत टॉपिक कहने में बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप में बहुत गूढ़ अर्थ को लिए हुआ होता है और क्वेश्चन जो है वह घुमा फिरा करके अगर पूछे जाते हैं तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज चलाने का रीजन यही है कि हमारा जो कंफ्यूजन है वह कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि हम क्या है पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हलोनंतरा संयोगा परसन्निकर्ष संहिता अकु विसर्जन्यानम कंठ इचु यशानम ताली, सारे सूत्र है वो हम रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन जब उसको धरातल पर अप्लाई करने की बात आती है तब कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हम उसमें हम उतना अपना जो 100% है वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में वह हम उसके जो पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए बिना किसी भूमिका के अपन प्रारंभ करते हैं। 51वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। संयोग संज्ञक पदम नास्ति, संयोग संज्ञक पद नहीं है। ज्ञानम, ठीक है, धन्यवाद, सुंदर और धाविका, ठीक है। अब यहां पर संयोग कहां होता है तो कहा गया है हलोनंतरा संयोग। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या क्या दिया है? हलोनंतरा संयोग, अर्थात अज भी अव्यवहिता, अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा होती है। यहां पर ज्ञान है वह संयोग संज्ञक है, ठीक है, क्योंकि ज और य इन दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन य बनता है, तो यहां पर संयोग हो रहा है। धन्यवाद में न और य है ना, न और य इन दोनों व्यंजनों के बीच में अचो अर्थात स्वरों का व्यवधान नहीं है, इसलिए यह भी संयोग संज्ञक है। सुंदर में हलंत न और हलंत द इन दोनों के बीच में भी अचो का अर्थात स्वरों का व्यवधान नहीं है, इसलिए यह भी संयोग संज्ञक है। धाविका, धाविका जो है इसमें संयोग संज्ञा नहीं है, क्योंकि इसमें स्वरों का व्यवधान जो है वह व्यंजनों के बीच में आ रहा है, इसलिए विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अंतस्थ प्रयत्न अंतस्थानाम प्रयत्नम स्यात्, है ना, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह 5 है। स्पष्ट स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषद स्पष्ट अंतस्थानाम, ठीक है। तो ईषद स्पष्ट प्रयत्न जो है वह किनका होता है? ईषद स्पष्ट प्रयत्न जो है वह अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो य, व, र और ल वर्ण जो है वह अंतस्थ है। श, श, स और ह ये जो वर्ण है वह ऊष्म वर्ण कहे गए हैं, तो इसका सही विकल्प जो है वह विकल्प 2 जो है वह सही है। तालवादिषु सभाग स्थानेषु कस्मिन् भागे निष्पन्नः अचः अनुदात्तः भवति, अनुदात्त संज्ञा भवति। तो देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और तीसरा जो प्रकार होता है वह होता है स्वरित। तो तालवादि सभागे स्थानेषु उच्चै भागे निष्पन्नः, है ना, उच्चै भागे निष्पन्न अचः उदात्त संज्ञः स्यात्। अधो भागे निष्पन्न, अधो भागे निष्पन्न अचः अनुदात्तः और मध्य भागे, है ना, निष्पन्न अचः स्वरित संज्ञः स्यात्। तो यहां पर अनुदात्त संज्ञा की पूछ रहे हैं, तो अनुदात्त जो है वह है अधो भागे निष्पन्न अनुदात्त संज्ञा स्यात्। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। अधोलिखितेषु संवार नाद घोषाश्च
बाह्य प्रयत्नात्मक वर्ण अस्ति। अब देखिए बाह्य प्रयत्न जो है वह 11 है, जिसमें विवार, श्वास और अघोष, ठीक है, ये इनका वर्ण कौन सा है, उच्चारण इनके वर्ण कौन से, पहला दूसरा श, श और स, ये इनके हो गए। इसके बाद है संवार, नाद और है घोष। तो विकल्प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, व, र, ल और ह वर्ण, ये जो है वह संवार, नाद और घोष होते हैं। तो यहां पर देखिए द्वितीय वर्ण है, ये हो नहीं सकता है। त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये तो विवार, श्वास और अघोष है। त, थ, द, ध वर्ग का चौथा वर्ण है। च, छ ये वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो ये जो चतुर्थ वर्ण है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वह संवार, नाद और घोष होते हैं। तो ये संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्नात्मक वर्ण अस्ति। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केन सूत्रेण प्रत्ययस्य आदौ चवर्गस्य इत संज्ञा स्यात्। किस सूत्र के द्वारा प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग है ना, उसकी इत संज्ञा होगी। तो प्रत्यय के आदि में अगर शकार आ रहा है, अगर क्या आ रहा है, शकार, तो उसकी श प्रत्यय से इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। हलंत्यम जो सूत्र है वह हलंत्यम सूत्र उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल अर्थात व्यंजन है, उसकी हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। लशक्त्व तद्दिते अतद्दित प्रत्यय को छोड़ करके प्रत्यय के आदि में ल, श और कवर्ग, ल, श और कवर्ग, तो कहां हो, तो प्रत्यय के आदि में होना चाहिए, प्रत्यय के आदि में होना चाहिए और तद्दित प्रत्यय का प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो इनकी जो इत संज्ञा है वह लशक्त्व तद्दिते से होती है। और प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग जो है, उस चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा जो है वह चूटू सूत्र के माध्यम से होती है। और इसका विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। लशक्त्व तद्दिते सूत्रेण इत संज्ञा न स्यु, है ना। तो लशक्त्व तद्दिते किन प्रत्ययों की इत संज्ञा नहीं होती है, तो तद्दित प्रत्यय जो है उन तद्दित प्रत्यय के आदि में ल, श और क अगर हो तो उनकी इत संज्ञा लशक्त्व तद्दिते सूत्र के माध्यम से नहीं होती। शेष प्रत्ययों की जो इत संज्ञा है वह प्रत्यय के आदि में अगर ल, श और कवर्ग है तो उनकी जो इत संज्ञा है वह लशक्त्व तद्दिते सूत्र के माध्यम से होती है। तो इसका विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पद संज्ञक न स्यात्। पद संज्ञा किसकी नहीं हो रही है, रामात्, फलानी, ग्रहेषु, करीन। तो देखिए सुप तिगंतम पदम अर्थात सुबंत और तिगंत प्रत्यय से युक्त जो शब्द होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहां पर रामात जो है, ये रामात है वह सुबंत पद है। ठीक है, फलानी जो शब्द है, फलम फलय फलानी, ये भी सुबंत शब्द है। ग्रहेषु ये भी जो है वह सुबंत प्रत्यय है, सुबंत शब्द है। लेकिन करीन जो शब्द है ये मूल शब्द है। कैसा शब्द है, मूल शब्द है। न तो इसके अंदर सुप प्रत्यय मिला हुआ है, सुप प्रत्यय माने सु ओजस, अम ओटशस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस आदि जो 21 प्रत्यय हैं जो शब्द रूपों के साथ में लगते हैं वह सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं। और तिगंत जो है तिप्त, झी, सिप्त, स्थ, मिप, वस, मस्त, अथाम, झ आदि जो 18 प्रत्यय हैं जो कि 9 प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ लगते हैं, 9 प्रत्यय जो है वह आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगते हैं। तो उन तिगंत प्रत्ययों के साथ से निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वह तिगंत कहलाते हैं। लेकिन करीन शब्द है वह न तो तिगंत है न सुबंत है, मूल शब्द है, इसलिए इसकी पद संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, त वर्गाणाम उच्चारण स्थानम अस्ति। ठीक है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋतुलसा नाम दंत है ना। री और तवर्ग और ल और स इनका उच्चारण स्थान जो है वह दंत होता है। क्या होता है,
दंत। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, समुचितम विकल्पम चिनुतः। तुक, तुक में जो क है उसकी इत संज्ञा किससे होगी? तो हलंत्यम सूत्र के माध्यम से होगी। शून, शून में स्थित जो श है, प्रत्यय के आदि में शकार है, उस शकार की इत संज्ञा किससे होगी? तो श प्रत्यय से होगी। इसके बाद टा है, तो उस टा की इत संज्ञा चूटू सूत्र के माध्यम से होगी, और लशक्त्व तद्धिते सूत्र के द्वारा जो श की इत संज्ञा होगी वह लशक्त्व तद्धिते से होगी। तो इसका सही आंसर है वह होगा 2 2 1 4 3। ठीक है, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, समुचितम सुमेलितम कुरुतः। ठीक है, अब कंठ, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ग जो है वह कंठ ध्वनि है। दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, कंठ तालु, ऐदई तो कंठ तालु, और ब जो है उस ब की ध्वनि कौन सी है? तो ब जो है उपपदमानीय नाम ओष्ठ, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा? 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। थोड़ी सी राइटिंग आपको कम दिख रही होगी। पहला कंठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु और ओष्ठ, ग है उसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है, कंठ तालु ऐदई तो कंठ तालु, और उपपदमानीय नाम ओष्ठ। तो इसका जो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यत्न कतिधा, यत्न जो है उसका अपर नाम जो है वह कह सकते हैं प्रयत्न कह सकते हैं। और प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? तो प्रयत्न द्विधा, 2 प्रकार के हैं। एक तो है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो प्रकार है इसका वह है बाह्य प्रयत्न। पहला तो है आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो है इसका प्रकार वह बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा और बाह्य प्रयत्न एकादशधा। क्लियर? तो इसका सही आंसर है वह है द्विधा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम तालु नास्ति। तालु किसका उच्चारण स्थान नहीं है? तो किसको कहते हैं? इचु यशानाम तालु, अर्थात ई वर्ण है च वर्ग, च छ ज झ और य, च छ ज झ य, इसके बाद य है और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, य का तालु है, ज का तालु हो गया। ग जो है इसका तालु नहीं है, अपितु ग ध्वनि जो है वह कंठ ध्वनि कही गई है। कैसी कही गई है? कंठ ध्वनि। तो इसका विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, ऐदई तो डैश 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 सूत्रम पूरयत। तो ऐदई तो कंठ तालु, ऐदई तो कंठ तालु, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु होता है। अधोलिखितेषु आभ्यंतर प्रयत्नस्य भेदः नास्ति। यहां पर आभ्यंतर प्रयत्न का कौन सा भेद नहीं है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और समृत, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। और इसमें जो नाद है ये आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, ये बाह्य प्रयत्न है। कैसा है? बाह्य प्रयत्न कहा गया है, इसलिए इसका विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कति माहेश्वर सूत्राणी। संस्कृत के आधार स्तंभ जो 14 माहेश्वरी सूत्र है वह कितने हैं? तो चतुर्दशः। ऐ उण रिल रिक ऐ ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभय घड़ दश जब गड़ दश खफ छटत चटतव कपय शस सर हल, ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। तो इसको शिव जाल सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खरह भवंती। ठीक है, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च। ठीक है, ये सूत्र दिया गया है, क्या दिया गया है? खरो विवारा श्वासा घोषाश्च।
है ना, और हशः हशः संवारा नाद घोषाश्च। ठीक है, खर प्रत्याहार जो है उनका आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है वह विवाह श्वास और अघोष होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और इसके बाद है वह श, श और स, ये वर्ण। और हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत हर्ष प्रत्याहार जो है वह संवार नाद और घोष बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और य, व, र और ल और ह वर्ण जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। विकल्प इसका जो एक है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक व्यंजन वर्णस्य कति प्रयत्नानि स्युः। प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो होता है उस व्यंजन वर्ण के कितने प्रयत्न होते हैं, तो देखिए यहां पर प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कितने प्रयत्न होते हैं, तो इसमें जो है वह आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों की बात करेंगे, है ना, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों की बात करते हैं। तो आपको पता ही है कि इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने बोला था कि स्वर हो चाहे व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन उन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा प्रत्येक वर्ण का। तो आभ्यंतर प्रयत्न एक हो गया, और बाह्य प्रयत्न अगर व्यंजन की बात करें तो बाह्य प्रयत्न या तो संवार या तो विवार श्वास और अघोष होगा, विवार श्वास अघोष होगा, या फिर संवार नाद या घोष होगा, या फिर अल्पप्राण या महाप्राण, और यहां पर भी अल्पप्राण या महाप्राण। क्लियर, प्रत्येक में इन तीनों में से एक होगा या ये तीनों में से एक होगा। ठीक है, तो तीन ये हो गए और इन दोनों में से एक होगा, और एक आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, एक आभ्यंतर प्रयत्न, तीन ये हो गए और एक ये हो गया। तो प्रत्येक व्यंजन जो है उस प्रत्येक व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक व्यंजन के कितने, प्रत्येक व्यंजन वर्णस्य कति प्रयत्नानि स्युः, अगर ये यहां पर पूछा गया है कि प्रत्येक व्यंजन के कितने प्रयत्न होंगे, तो इसमें देखिए कि आभ्यंतर प्रयत्न एक हो गया, बाह्य प्रयत्न जो है वह विवार श्वास और अघोष जो है उनमें से तीन में से एक होगा, और अल्पप्राण और महाप्राण इनमें से एक होगा, या फिर संवार नाद और घोष में से एक होगा और अल्पप्राण महाप्राण में से एक होगा। तो प्रत्येक व्यंजन का जो प्रयत्न होंगे वह होंगे 5 होंगे। ठीक है, 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, समुचित विकल्पम चिनुतः। ईत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो लशक्त्व तद्धिते। लोप संज्ञा, तो लोप संज्ञा जो करता है वह अदर्शनम लोप। लोप विधानम है ना, लोप विधायक सूत्र तस्य लोप। उच्चारण स्थान विधानम, तो उपपदमानीयानाम ओष्ठः। तो पहला जो विकल्प कौन सा है, पहले का 3 3 2, ठीक है, इसके बाद है, तो विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है इसका, कि क जो है वह 3 लशक्त्व तद्धिते इस संज्ञा का है। लोप संज्ञा जो है वह दर्शनम लोप है। ग लोप विधानम जो है विधायक सूत्र जो है वह तस्य लोप है, और उच्चारण स्थान विधायक जो है वह उपपदमानीयानाम ओष्ठः। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो वकारस्य दंतोष्ठम, आप सभी ने पढ़ रखा है, वकार का जो उच्चारण स्थान है वह दंतोष्ठ है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। एतेषु तालव्य वर्णः नास्ति, तो इचु यशानाम तालु, है ना, अर्थात ई चवर्ग और य और श जो है तो च छ चवर्ग में आता है,
ई जो है वह भी इसका तालव्य उच्चारण, तालु स्थान, तालु जो है वह उसका उच्चारण स्थान है। श जो है वह भी तालु ही इसका उच्चारण है। न है प फ ब भ न, है ना, तो न जो है इसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है, अपितु ये तो पंचमाक्षर है, तो ये पंचमाक्षर अनुनासिक वर्ण है ना। मुख और नासिका के द्वारा उच्चार्यमान होने के कारण इसको अनुनासिक कहा गया है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णो भवन्ति, है ना, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णो शलश्च महाप्राणः। वर्गाणाम प्रथम, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राण, है ना। वर्ग के पहले तीसरे और पांचवा और यण प्रत्यार जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, है ना। तो यहां पर द्वितीय चतुर्थो वर्णो भवंती कैसे होते हैं, तो ये महाप्राण कहे गए हैं। कैसे कहे गए हैं, महाप्राण कहे गए हैं। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। श प्रत्ययस्य सूत्रेण कस्य इत संज्ञा स्यात्, तो देखिए श प्रत्यय जो है वह प्रत्यय के आदि में जो शकार है ना, उस शकार के इत संज्ञा को करता है। तो यहां पर शकार प्रत्यय के आदि में शाकन में है, तो इसकी जो इत संज्ञा होगी वह श प्रत्ययस्य सूत्र के माध्यम से होगी, है ना। अधोलिखितेषु त्रिमुनि नास्ति, संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि जो है वह है पाणिनि है, पतंजलि है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको त्रिमुनि कहा गया है। और इनको कात्यायन जो है वह उनका अपर नाम है, वह वररुचि भी है। पाणिनि को जो है वह सूत्रकार कहा गया है। और कात्यायन व वररुचि है उसको वार्तिककार कहा गया है, वार्तिककार कहा गया है। पतंजलि को जो है वह भाष्यकार कहा गया है। और यथोत्तर मुनिना प्रामाण्यम, अर्थात उत्तरोत्तर जो मुनि है उनका जो मत है वह प्रामाणिकता को प्राप्त है या सर्वाधिक प्रामाणिक कहा गया है। पाणिनि के मत से कात्यायन का जो मत है वह ज्यादा प्रामाणिक है, कात्यायन के मत से पतंजलि का जो मत है वह ज्यादा प्रामाणिक है। तो यहां पर वेद व्यास जो है वह त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कस्य उच्चारण स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च तुल्यम भवति, है ना। तो ये जो है एक सूत्र है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिसके आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं वह परस्पर सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। तो इसका सही आंसर है वह है विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। अगला, समीचीनम कथनस्य युग्मानाम चयनम कुरुतः, समीचीन कथनों का जो युग्म है उसका चयन आपको करना है। आहत्य घोष वर्णाः विंशति भवन्ति, प्रत्येक व्यंजन वर्णस्य आहत्य षट् प्रयत्नानि भवन्ति, प्रत्येक वर्णस्य एकमेव आभ्यंतर प्रयत्नः भवति, अष्टादश वर्णा अल्प प्राणः संज्ञकः। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, विवार, विवार, श्वास और अघोष, फिर है संवार, नाद और घोष, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि घोष वर्णों की संख्या विंशति होती है। तो देखिए, विवार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण श, श और स, है ना। तो कितने हुए, वर्गीय व्यंजन 5 हो गए, तो 5 इंटू 2 10 और 3 13 वर्ण तो ये हो जाते हैं। अघोष की संख्या ये 20 बता रहे हैं, तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बराबर कितने हो गए, 5 इंटू ये 3 इंटू 5, है ना, 5 वर्ग हो गए तो 15 हो गए।
इसके बाद य हो गया, र हो गया, व हो गया और ल, य व र ल और ह, ये 5 वर्ण ये हो गए। तो 15 और 5 20, अर्थात घोष वर्ण जो है वो 25-20 होते हैं। ये बात, ये कथन सही है। ठीक है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण से आहत्य षट प्रयत्नानि भवन्ति। प्रत्येक व्यंजन के कुल मिलाकर के 6 प्रयत्न नहीं होते, अपितु 5 प्रयत्न होते हैं। तो ये जो है वह सही नहीं है। प्रत्येक वर्ण से एकमेव आभ्यंतर प्रयत्न भवति। प्रत्येक वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो, उसका एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है, यह भी सही है। अष्टादश वर्ण अल्प प्राण संज्ञका, अर्थात 18 जो वर्ण है वह अल्प प्राण संज्ञक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण किसको कहते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य व र ल, ये 4 वर्ण। तो 3 इंटू 5 बराबर 15, 15 और 4 19 वर्ण जो है वह अल्पसंख्यक होते, अल्प प्राण संज्ञक होते हैं, न कि 18। तो ये जो है वह भी गलत है। प्रश्न था कि समीचीन कथन कौन से हैं, उनके युग्म का आपका चयन करना है। तो विकल्प ए और सी किसमें आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा। ये विकल्प 2 जो है वह सही है। विकल्प ए और सी जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यणः भवन्ति, है ना, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणा, यणश्च अल्प प्राणा, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा वर्णा वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। तो यण प्रत्याहार भवति क्या होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं। और शल जो है वह पूछ ले तो महाप्राण भवत होते हैं। अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, है ना। तो मूर्धा का जो है वह है ऋतुलसानाम दंतः, उपपदमानियानाम ओष्ठः, ऋतुरसाणाम मूर्धा। ठीक है, री है ट ठ ड ढ ण, है ना, और र और श, इनका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। और यहां पर यही पूछा गया है कि मूर्धा किसका है? ख है वह कौन सी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। ठीक है। च जो है वह है इचु यशानाम तालु, वह है वह उसका उच्चारण स्थान है वकारस्य दंतोष्ठ। और ढ है वह ढ जो है वह मूर्धा के अंतर्गत आती है और यह मूर्धन्य ध्वनि है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, असमीचीन कथनस्य चयनम कुरुतः। अब यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पष्ट विवार श्वास अघोष कंठ ध्वनि ख, स्पष्ट संवार नाद घोष कंठ ध्वनि घ, अल्प प्राण संवार नाद घोष कंठ ध्वनि ग। ठीक है, अल्प प्राण विवार श्वास अघोष कंठ ध्वनि ख। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, स्पष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, तो ये ठीक है, स्पर्श व्यंजन है इसलिए इसका बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होगा। विवार श्वास और अघोष, है ना, ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो इसके लिए जो है वह विवार श्वास और अघोष, ये जो है वह ख जो है इनका आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न यही होते हैं और ख जो है वह कंठ ध्वनि है। ये जो बात है वह सही है। इसके बाद घ की बात करते हैं तो ये स्पष्ट, इसका आभ्यंतर प्रयत्न, ये बात सही है। इसके बाद संवार नाद और घोष, ये इसका बाह्य प्रयत्न होता है, ये भी सही है। कंठ ध्वनि है क्योंकि ये कवर्ग के अंतर्गत आती है। इसके बाद है ग। ग जो है वह वर्ग का कौन सा वर्ण है? कवर्ग का तृतीय वर्ण है। और अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये अल्प प्राण भी है। संवार नाद और घोष जो है ना, संवार नाद घोष किसके बाह्य प्रयत्न होते हैं? तो वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे के। तो ये जो है संवार नाद घोष ये भी है और कंठ ध्वनि भी है, ये बात सही है। और चौथा विकल्प जो है वह अल्प प्राण, ख ध्वनि जो है वह अल्प प्राण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होती है? अल्प प्राण वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो ये अल्प प्राण ध्वनि है। विवार श्वास और अघोष, ठीक है,
विवार, श्वास और अघोष जो है वह कौन कौन से वर्ण होंगे? तो वर्ग का पहला और दूसरा, विवार, श्वास और अघोष, ये जो है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होती है, और ये जो है वह कंठ ध्वनि भी है। तो इसका हमें यह देखना है कि इसमें असमीचीन कथन कौन सा है। तो ये जो है अल्प प्राण जो है वह ख। सारे इसके जो आंसर हैं, समीचीन असमीचीन कथन जो है उसमें इसका आंसर जो है वह सारे इसके आंसर लगभग सही आ रहे हैं। तो इसके जो सारे विकल्प एक बार फिर से देखें तो इसका जो विकल्प पहला है वह ये सही है, दूसरा है वह भी सही है। अल्प प्राण जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं, और ये ग है वह भी सही है। चौथा विकल्प जो है वह ख जो अल्प प्राण है वह अल्प प्राण नहीं है अपितु महाप्राण है, क्योंकि अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं, और ख जो है वह दूसरा वर्ण है। तो इसका जो पहला चौथा विकल्प है वह गलत है, ये असमीचीन कथन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वह हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए अब भी अपन ने देखा, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और एक तो एग्जामिनेशन हॉल का डिप्रेशन, फिर इस तरह के क्वेश्चन अगर होंगे तो हम थोड़ा सा हाइपर हो सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को अटेंड आपको करना है। उपदेशे प्रत्ययस्य आदि शकारः स्यात्। उपदेश अवस्था में जो प्रत्यय का आदि का जो शकार है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो ईत संज्ञा होती है, और उसका जो सूत्र है यह है श प्रत्ययस्य। क्या है? श प्रत्ययस्य। इसके द्वारा इसकी जो शकार जो है, उस शकार की प्रत्यय के आदि में जो शकार है इसकी ईत संज्ञा होती है। आदिर्यि टुडवः सूत्रेण कस्य ईत संज्ञा न स्यात्। अर्थात यह सूत्र यह कहता है कि प्रत्यय के आदि में यी, टू और डू ये शब्द हो तो इस सूत्र के माध्यम से उनकी ईत संज्ञा होगी। लेकिन कहां पर? तो प्रत्यय के आदि में होनी चाहिए। तो टूनदी में टू जो है वह आदिर्यि टुडव से इसकी ईत संज्ञा होगी। डुक्रिय में डू जो है उसकी भी आदिर्यि टुडव से होगी। दुधाई में जो डू है उसकी भी आदिर्यि टुडव सूत्र के माध्यम से ईत संज्ञा होगी। तुक जो है इसकी जो ईत संज्ञा है वह आदिर्यि टुडव के माध्यम से नहीं होगी। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। चूटू सूत्रेण कस्य ईत संज्ञा न स्यात्। चूटू सूत्र के माध्यम से, जो चूटू सूत्र है वह प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग जो होता है उसकी ईत संज्ञा करता है। तो इसकी चूटू सूत्र के माध्यम से प्रत्यय के चाप प्रत्यय के आदि में च है उसकी ईत संज्ञा चूटू के माध्यम से होगी। डाप ट ठ ड ढ, टवर्ग का डाप आ रहा है तो इसकी ड की ईत संज्ञा चूटू के माध्यम से होगी। टा की जो ईत संज्ञा है वह भी चूटू के सूत्र माध्यम से होगी। शच प्रत्यय है इसकी ईत संज्ञा चूटू सूत्र के द्वारा नहीं होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। स्पर्शानाम प्रयत्नम स्यात्। स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ठीक है, यह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु कस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठः नास्ति। उपपदमानीयानाम ओष्ठः। है ना, अर्थात उ और पवर्ग, प फ ब और उपपदमानीय जो है उन वर्णों की उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। वकार जो है उस वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। उपपदमानीय किसको कहते हैं? प और फ के पूर्व अर्ध विसर्ग का प्रयोग अगर होगा तो वह उपपदमानीय कहलाते हैं, और उपपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही है, अर्थात ओष्ठ उच्चारण स्थान व का नहीं है। अधोलिखितेषु उचितम अनुचितम वाक्यम चिनुतः। उपदेशे अंत्यम हलः इतः स्यात्, ये बात सही है। प्रत्ययस्य आदि श इत स्यात्, ये बात भी सही है। उपदेश, ये जो सूत्र करने वाला है इत संज्ञा वह है हलंत्यम, है ना। इसका जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र है वह है श प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य आदो
चवर्ग टवर्गश्च इतोस्त, इसका जो सूत्र है वह है चूटू। और विभक्ति स्था तवर्ग सवर्ग सकार मकार इतः स्यु, ये गलत है। न विभक्तो न विभक्तो तुस्मा, ये नियम या सूत्र ये कहता है कि विभक्ति के अंतर विभक्ति में अगर तवर्ग है या सकार है या अंत में मकार है तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे रामात, अब ये रामात में जो तकार है वह क्या है, विभक्ति का है, इसलिए इस तकार की जो है वह इत संज्ञा नहीं होगी। जस, जस प्रत्यय है, विभक्ति का है, और यहां पर जो स है इस स का भी इत संज्ञा नहीं होगी, अर्थात विभक्ति में स्थित तवर्ग जो है, सकार है, मकार है, वह इत संज्ञा स्यु, ये कथन है वह अनुचित है, अर्थात वह इत संज्ञक नहीं होते हैं। ठीक है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। एतेषु कस्मिन पदे संहिता संज्ञक पदम नास्ति, इसमें किस विकल्प में संहिता संज्ञक पद नहीं है, तो इसमें कृष्ण एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम शब्द बनता है, कृष्ण धन एकत्वम। तो यहां पर जो है अ और ए, ये जो है इन वर्णों की अतिशय सन्निधि होने से यहां पर संहिता संज्ञा है। साधन इयम, साधन इयम, यहां पर आ और ई, इन दोनों वर्णों की अतिशय सन्निधि निकटता होने के कारण जो है यहां पर संहिता संज्ञा हो गई। मधुधन अरि, मधुधन अरि, यहां पर भी उ और अ की अत्यधिक निकटता होने के कारण संहिता संज्ञा हो गई। तो यहां ये सारे पद जो है वह संहिता संज्ञा विधायक हैं या संहिता संज्ञक पद हैं। आचार्य जो है वह आचार्य पद जो है वह संहिता संज्ञक पद नहीं है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक भवति तालवादिषु सभाग स्थानेषु ऊर्ध्व भागो निष्पन्न अचः, ये कहलाता है, या तालवादि सभाग स्थानेषु अधोभागे निष्पन्न अचः, या तालवादिषु सभाग स्थानेषु मध्य भागे निष्पन्न अचः, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्णः। तो ये जो है सभाग ऊर्ध्व भाग निष्पन्न अचः उदात्त कहलाता है, ये अधोभाग जो है वह अनुदात्त कहलाता है, और मध्य भागे निष्पन्न जो अच होता है वह स्वरित कहलाता है। ठीक है, और ये जो है मुख सहित नासिका से उच्चार्यमान जो वर्ण है वही अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयोग, हमें सुमेलित असुमेलित युग्मम चिन्हित, अर्थात यहां पर जो है वह हमें सुमेलित करना है इनको। ठीक है, तो संयोग कहां पर हुआ है, तो रिक्त जो है वहां पर संयोग है। संहिता, रमेश शब्द जो है वहां पर संहिता हुई है। पद संज्ञा कहां हुई है, तो गच्छन्ति, इसमें पद संज्ञा है, और क्योंकि तिगंत है, और अच जो है वह इत संज्ञक है, तो यहां पर जो है वह 3, इसके बाद 4, इसके बाद 2 और 1, ये विकल्प जहां पर है 3, 4, 2, 1, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। रिक्त शब्द जो है वहां पर संयोग संज्ञा हुई है, और संहिता संज्ञा है रमेश में हुई है रमाधन ईश। पद संज्ञा जो है सुप्तिगंतम पदम गच्छन्ति शब्द जो है वहां पर पद संज्ञा हुई है, और इत संज्ञा जो है अच में जो च है उसकी इत संज्ञा होकर के उसका लोप होता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। पीतांबरः इत्यत्र कयो वर्णयो मध्ये संयोग संज्ञा वर्तते। तो पीतांबर जो है उस पीतांबर में संयोग संज्ञा कहते हो कि किसको है, तो हलोनंतरा संयोग, अर्थात हलो स्वरों के व्यवधान से रहित जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो पीतांबर में जो म है और ब है ना, इन म और ब के बीच में व्यंजनों स्वरों का कोई व्यवधान नहीं है, तो स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन है उनकी संयोग संज्ञा हुई है। तो यहां पीतांबर शब्द में म और ब, विकल्प 2 जो है इन दोनों के बीच में जो है वह संयोग संज्ञा हुई है, तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संयोग संज्ञक
पदम नास्ति, संयोग संज्ञक पद नहीं है। देखिए अब यहां पर गर्व और कर्म और चक्र ये संयोग संज्ञक पद है, राजेश जो है वह संयोग संज्ञक पद नहीं है। देखिए रकार, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझिएगा। रकार जो है उसका दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक तो होता है वह होता है वक्र, है ना, दूसरा जो प्रयोग होता है वह होता है वर्क। दोनों में फर्क क्या है? तो जहां पर रकार का प्रयोग ऊपर प्रयोग होता है इस तरह से, तो ये जो रकार है वह हलंत होता है। कैसा होता है? हलंत। और जहां पर रकार का प्रयोग नीचे की तरफ प्रयोग हो रहा है यहां पर, वहां पर जो रकार है वह पूर्ण होता है। कैसा होता है? पूर्ण। और जिस शब्द के आश्रय से वह रकार रह रहा है वह शब्द जो है वह हलंत होता है या अर्ध होता है। जैसे यहां पर वक्र जो शब्द है उस वक्र की टुकड़े करें, क्या करें? इस वक्र के टुकड़े करते हैं, पदच्छेद करते हैं, तो वह में क्या, कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ है। ठीक है, अब यहां पर जो र है वह नीचे आ रहा है, तो र नीचे आ रहा है तो वो पूर्ण है। तो पूर्ण र किसमें मिला हुआ है? आधे क में मिला हुआ है। फिर यहां जो है वह र हो गया और र जो है उसमें अ मिला हुआ है। क्लियर? जैसे गर्व की बात करते हैं, गर्व शब्द है तो अर्ध ग, हलंत ग, फिर उसमें अ मिला हुआ है। अब यहां पर जो र है ऊपर है तो वह र पहले आएगा, फिर वह जो है वह हलंत हो गया और फिर उसमें जो मिला हुआ है वह अ हो गया। ठीक है, तो गर्व जो है उस गर्व में किस किस की संयोग हुआ है? तो वहां पर र और व इन दोनों का संयोग हुआ है। चक्र की बात करें तो चक्र में च में मिला हुआ अ हो गया, फिर क के आश्रय में र रह रहा है। ठीक है, तो क जो है वह हलंत है। कैसा है? हलंत है, अर्थात रकार जो है वह नीचे की तरफ है तो वह पूर्ण र है ना। तो यहां पर चक्र में क और र इन दोनों की जो है वह संयोग संज्ञा हो रही है। कर्म में जो है वह क, फिर ह, क में मिला हुआ अ है, फिर ऊपर जो है वह रकार आ रहा है तो रकार जो है वह हलंत है। इसके बाद जो है वह म आ जाएगा और म में मिला हुआ अ आ जाएगा। तो यहां रकार और मकार जो है इन दोनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं होने के कारण यहां पर भी संयोग संज्ञा है, लेकिन राजेश जो है इस राजेश में संयोग संज्ञा नहीं हुई है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, असमीचीनम कथनम चिनुतः, कंठ ध्वनि ग और घ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ये कंठ ध्वनि सही है। अल्प प्राण, अल्प प्राण किसको कहते हैं? तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण कहलाता है। तो त थ है ना, अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, त थ द ध, तो ये जो है अल्प प्राण, ये जो बात है वह गलत है। संवार श और य, ठीक है, संवार जो है वह कहा गया है श और य, तो यहां पर संवार देखिए विवार, श्वास, अघोष और है संवार, नाद, घोष। तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण श, स और स, ये विवार, श्वास और अघोष में आते हैं। और संवार के अंतर्गत जो आएंगे वह कौन कौन से आते हैं? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल और ह वर्ण, ये जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं? संवार के अंतर्गत आते हैं। विवार की बात करें तो विवार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वह विवार के अंतर्गत आता है। तो कंठ ध्वनि ये कथन जो है वह भी सही है। और विवार जो है क और ख, ये बात भी सही है। संवार जो है वह लिखा हुआ है श और य, श और य, तो ये जो श है वह संवार के अंतर्गत नहीं आता है। और अल्प प्राण और महाप्राण, अब यहां पर जो अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं तो यहां पर ये थोड़ा सा, अल्प प्राण जो है वह वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण होता है,
है ना, और दूसरा और चौथा वर्ण है वह महाप्राण होता है। इस क्वेश्चन के थोड़े से दो विकल्प हैं, वह दोनों असमी चिन्ह है, क्योंकि ये जो है वह तो असमी चिन्ह है ही। इसके बाद अल्प प्राण जो है वह त थ है ना, त थ द ध। तो त थ जो है ये तवर्ग का दूसरा वर्ण है, और ये जो है वह महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। त थ द ध, और ये ध जो है वह चतुर्थ वर्ण है। तो ये दोनों है वह अल्प प्राण कहे गए हैं, लेकिन ये विकल्प है वह भी गलत है। ठीक है, तो इसके दोनों आंसर जो है वह सही है, और इसका जो है आपको बोनस इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु संयोग संज्ञक पदानाम चयनम कुरुतः। संयोग संज्ञक जो पद है, देखिए यहां पर भी संयोग हो रहा है, मार्ग यहां पर भी हो रहा है, वज्र हो इसमें भी हो रहा है। कामेश जो है उसमें संयोग संज्ञक पद नहीं है। धर्मेश संयोग संज्ञक है, धार्मिक जो है वह भी संयोग संज्ञक है, काम जो है वह संयोग संज्ञक नहीं है। धार्मिक संयोग संज्ञक है, वज्र जो है वह भी संयोग संज्ञक है, अर्जित संयोग संज्ञक है, वर्ग ये जो है वह संयोग संज्ञक है। देखिए ये जो रकार जो है वह रकार का जो नीचे की तरफ प्रयोग होता है, पूर्ण रूप से जो प्रयोग होता है वह, और जो ऊपर की तरफ ये प्रयोग होता है वह जो वर्ण होते हैं वह संयोग संज्ञक पद होते हैं। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, असत्यम कथनम चिनुतः। च छ विवार, छ झ महाप्राण, ग घ अघोष, ग क ग अल्प प्राण। देखिए विवार, श्वास और अघोष किसको कहते हैं? तो वर्ग का पहला और दूसरा, और श श और स जो है इसको विवार, श्वास और अघोष कहते हैं। तो च और छ ये बात सही है। इसके बाद छ और झ है ना, वर्ग का दूसरा और चतुर्थ वर्ण जो है वह महाप्राण कहलाता है। च छ ये दूसरा वर्ण है, और ये च छ ज झ, च छ ज झ ये चतुर्थ वर्ण है, तो ये महाप्राण है, ये भी सही है। ग और घ अघोष, ग और घ विवार, श्वास और अघोष, वर्ग का पहला और दूसरा, तो अघोष वर्ण ग और घ ये जो है तीसरा और चौथा वर्ण है, और तीसरा और चौथा वर्ण विवार, श्वास, अघोष नहीं होते, संवार, नाद और घोष होते हैं। तो विकल्प 3 जो है इसका, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क और ग वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का तीसरा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, ये सही है। तो इसका विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूटु इति संज्ञक सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। यहां पर चूटु जो सूत्र है उसका इत संज्ञक उदाहरण, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो है वह डुक्रिय में कौन सा है? आदि री टूडुव से हो जाएगा। क्विप प्रत्यय जो है उस क्विप प्रत्यय में प जो है इसकी इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है। ल्यप जो है इस ल्यप में भी जो है प की इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी। आगे जो ल है उसका लशक्त्व तद्धित सूत्र ल की इत संज्ञा हो जाती है। चाप में प्रत्यय के आदि में जो च है उसकी इत संज्ञा चूटु सूत्र के माध्यम से होती है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। 3 इत्यत्र प्रत्यय आदौ क वर्णस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। अब प्रत्यय के आदि में ल, श और क वर्ग, इन प्रत्ययों की इत संज्ञा लशक्त्व तद्धिते से होती है, लेकिन वह प्रत्यय जो है वह अतद्धिते, तद्धित प्रत्यय का, तद्धित प्रकरण का प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो यहां के पर प्रत्यय के आदि में जो ककार है उस ककार की इत संज्ञा जो है वह लशक्त्व तद्धिते सूत्र के माध्यम से होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। प्रसक्तस्य अदर्शनम किम संज्ञक स्यात्, किम संज्ञम स्यात्, तो लोप संज्ञम स्यात्। अदर्शनम लोपः, इस सूत्र की वृत्ति में ये लाइन लिखी गई है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखितेषु कस्य इत संज्ञा हलंत्यम इति सूत्रेण न स्यात्, है ना। हलंत्यम इस सूत्र के माध्यम से किस विकल्प की इत संज्ञा नहीं होगी? शानच की होगी, त्रिच में जो च है उसकी भी होगी, टाप में जो प है उसकी भी होगी, क्योंकि ये हलंत्य है ना, इसलिए। और टा जो है इसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र के माध्यम से नहीं होती है। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम,
तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो है वह कौन सा है? तो लोप संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह तस्य लोप संज्ञा विधायक सूत्र है ना, वह है अदर्शनम लोपः। अब यह पूछ लिया जाए कि लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तो तस्य लोप होगा, लेकिन यहां पर लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो है वह अदर्शनम लोपः यह पूछा गया है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला, नित्य संहिता न स्यात्। संहिता जो है वह नित्य रूप से कहां नहीं होती है? तो एक श्लोक है, वह आप सभी ने पढ़ा है, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या धातुपसर्गयो नित्या समास वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, जो संहिता है, संधि जो है वह एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में नित्य होती है, और वाक्य में वह विवक्षा की अपेक्षा रखने के कारण वह वाक्य जो है उस वाक्य में अनित्य कही गई है। तो नित्य संहिता है वह एक पद में होती है, धातु उपसर्ग में होती है और समास में होती है, लेकिन वह वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा को रखती है, इसलिए अनित्य होती है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। कुचुटुतुपु एते स्यु, तो कुचुटुतुपु एते उदिता स्यु ये कहा गया है, तो एते जो ये है वह उदित संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। विकल्प 2 जो है इसका सही आंसर है। तालवादिषु सभाग स्थानेषु मध्य भागे निष्पन्न अचः मध्य भागे निष्पन्न अचः स्वरितः, उच्चे भागे निष्पन्न अचः उदात्तः, अधोभागे निष्पन्न अचः अनुदात्तः। ठीक है, और मध्य भागे निष्पन्न अचः स्वरितः संज्ञा स्यात्। ठीक है, ये इस प्रकार से संज्ञा प्रकरण की जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर था उसका हमने सॉल्यूशन देखा। अगले टेस्ट के साथ में संधि टॉपिक है और अगले टेस्ट के साथ में अपन फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करें ताकि जो सिलेक्शन जो किसी की उम्मीद हम लगा रहे हैं वह निश्चित हमें मिले। इसी भावना के साथ चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।